शराब घोटाले मामले में तत्कालीन सरकार की कैबिनेट सवालों के कटघरे में है। दरअसल ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में नई लाइसेंस प्रणाली FL एंड 10A 10B को फरवरी 2020 में कैबिनेट में स्वीकृति मिलना बताया गया है। ये कोर्ट में पेश हुआ ईओडब्ल्यू का 6वां चालान था। भूपेश कैबिनेट पर खड़े हो रहे सवालों के अलावा भी कई बातों को चार्जशीट में लिखा गया। चार्जशीट में ओम साई बेवरेज से जुड़े विजय कुमार भाटिया को 14 करोड़ मिलना बताया गया। वहीं ईओडब्ल्यू की जांच में ये भी सामने आया कि नेक्सटेजेन पावर इंजीटेक से जुड़े संजय मिश्रा, मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह को 11 करोड़ रुपए मिले। FL 10A B लाइसेंस व्यवस्था लागू कर सिंडिकेट ने घोटाला किया। दाखिल हुए चार्जशीट में आरोपों पर सियासी खींचतान तेज होती दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई उदाहरण नहीं कि सरकारें प्रदेश को चलाती है या डाका डालती है। सरकार के खजाने में डाका डालने का काम हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ। खुले किताब की तरह करप्शन करना बहुत हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले भी लोग अद्भुत हैं। शुरू से लेकर अंत तक यानी हिंदुस्तान का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है कि सरकार राज चलाती है कि सरकार डाका डालती है। सरकार के खजाने में डाका डालने का काम, इससे बड़ा अपराध हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुआ। खुले किताब की तरह करप्शन करना भी बड़ी हिम्मत की काम है भाई। ऐसे हिम्मत वालों को भी मैं सोचता हूँ कि अद्भुत लोग हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आते ही सियासी तलवारें म्यान से निकल आई। इस दौरान कांग्रेस ने एजेंसियों के काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे कांग्रेस नेताओं को टारगेट करना बताया। वहीं 3% कमीशन वाले मामले की जांच करने की मांग। ACBO, EOW कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, नेताओं को टारगेट करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र अपना रही है। कुछ हमारे नेताओं को जेल भी भेज दिया, अभी भी तसल्ली नहीं हुई। अब भारतीय जनता पार्टी में 3% कमीशन का कौन जांच करेगा? मतलब जांच एजेंसी कांग्रेस के लिए है और भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी जांच एजेंसी ने राज्य की कैबिनेट के फैसले पर सीधा सवाल उठाया है। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में लाई गई शराब नीति को लेकर ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में राजनीतिक दबाव और सुनियोजित षड्यंत्र का उल्लेख किया गया। चार्जशीट में ये भी कहा गया कि कमीशन के खेल को अंजाम देने के लिए नियमों में जानबूझकर हेरफेर किया गया। बीजेपी इस पूरे मामले को लोकतंत्र पर डाका बता रही है, जबकि कांग्रेस जांच एजेंसी की भूमिका और मंशा पर ही सवाल खड़े कर रही है। हालांकि एक बात साफ है कि इस चार्जशीट के बाद भूपेश बघेल एक बार फिर शराब घोटाले की जांच के दायरे में आ गए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसी और क्या बड़ा कदम उठाती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, शराब घोटाले की जांच एक बार फिर से, या फिर ये कहे कि आज एक बार फिर से शुरू हो चुकी है इस पर सियासत, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला एक ऐसा मामला है जिसको लेकर समय समय पर सियासत होती रही है। जांच शुरू होती है, जांच में कुछ नया खुलासा होता है और फिर एक नई सियासत जन्म ले लेती है। अब छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर पेश की गई ईओडब्ल्यू की 8000 पन्नों की चार्जशीट ने भूपेश कैबिनेट पर गंभीर आरोपों की बौछार खड़ी करती है। इस खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो चुकी है। चार्जशीट सामने आने के बाद सियासी तकरार भी बढ़ती दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इसे हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा अपराध बताया है। कांग्रेस का यह कहना है कि ठीक है, अगर हम गलत है तो जांच कीजिए, लेकिन क्या सारी गलतियां, सारे घोटाले सिर्फ कांग्रेस ने किए हैं? बीजेपी क्या वाकई गंगा से पवित्र हो चुकी है? जो बीजेपी के कारनामे हैं, आखिर उन पर जांच क्यों नहीं होती? कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मुद्दा वही शराब घोटाला, लेकिन सियासत के नए रंग छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या हैं। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में लगे आरोपों के क्या है मायने? कहां तक पहुंचेगी शराब घोटाले की जांच की आंच? बीजेपी से क्यों बता रही राजनीति का सबसे बड़ा अपराध? जांच एजेंसियों को लेकर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रज्जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से हमारे साथ प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सत्यप्रकाश जी आप ही से करना चाहूंगी। एक बार फिर से जांच हुई है और अब तो सवाल भूपेश कैबिनेट तक पहुंच चुका है कि किस तरह से देखा जाए तो शराब घोटाले में हाथ, हालांकि ये आरोप तो समय समय पर लगते ही रहे हैं, इशारा भी किया गया है, चाहे कवासी लखमा की गिरफ्तारी की बात हो या भूपेश बघेल के बेटे की, बार बार ये इशारा किया गया है कि ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है क्योंकि जांच जारी है। अब इस पर सीधे जांच एजेंसी को साधना, सीधे जांच एजेंसी पर सवाल खड़े करना, आखिर ये कितने जायज हैं? देखिए, अभी आपने बोला कि सीधा ये टारगेट अब कैबिनेट पे हो गया है। अरे इनका बस चल तो कैबिनेट छोड़िए ना, ये तो भगवान इंद्र जी को भी टारगेट में ले आएंगे, ना जाने किसको भी वो ले आएंगे, तो वो तो एक अलग विषय है। अब देखिए, एक चीज हम लोग जांच एजेंसी की जहां तक बात आ रही है, तो अभी कुछ दिन पहले चवन्नी जी के ऊपर आरोप लगा 3% कमीशन, जांच क्यों नहीं हो रही? आरक्षक भर्ती, एक आरक्षक की मौत हो जाती है, जांच क्यों नहीं हो रही है? किस तरह से रेत माफिया, रेत के नाम पे किस तरह से घोटाले कर रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? तो तमाम चीजें हैं। और अगर फिर वही बात है, हम पीछे से कुछ ले आएंगे, फिर अजीत पवार की जांच हो जाए, यहाँ चिंतामणि महाराज हो जाए, हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाए, नारायण राणे हो जाए, अधिकारी ब्रदर्स हो जाए, शिंदे जी हो जाए, तमाम ऐसे नाम है, अशोक चौहान है, तो तमाम ऐसे नाम है, उनकी जांच भी होनी चाहिए। इसीलिए बार बार बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये जो कथाकथित जो शराब घोटाले की बात कर रही है, 2020 से जांच चल ही रही है, 2020-21 से, पर अभी तक किसी निर्णय पे नहीं पहुंची, पर अभी तक कोई साक्ष्य भी नहीं मिले। जितना ये आरोप लगाते, कभी देखिए तो ईडी कभी बोलती है 2000 करोड़ है, कभी ईओडब्ल्यू आ जाती है वो 3000 करोड़ ले आती है, तो कितने का भी तो यही तय नहीं कर पा रही ईडी और ईओडब्ल्यू की कितने की कथाकथित घोटाला है। तो उसी से समझ में आया था। और 3 साल के अंदर जितना ये आरोप लगाते उतना अभी तक प्रॉपर्टी किसी की अटैच नहीं कर पाया, एक पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये साफ तौर से दिखता है कि किस तरह से षड्यंत्र किया जाए, जिस तरह से दिल्ली में हुआ, झारखंड में हुआ, हमने देखा है। और सबसे महत्व सुप्रीम कोर्ट की बार बार टिप्पणी आती, तमिलनाडु का मामला याद हो, इसी कथाकथित शराब घोटाले में भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी ईडी को कि आप एक सजावाफ्ता के तहत आप किसी को अंदर नहीं रख सकते, आपको कार्रवाई जल्दी से करनी पड़ेगी, साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे। और एक बार तो बोला, आप संविधान से ऊपर नहीं है, आपको एक अपने कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये तमाम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट समय समय करता रहता है, मगर अलग विषय है जो कठपुतली की तरह ईडी काम करता है। संविधान का अनुच्छेद 20(2) कहता भी यही है कि एक ही मामले में एक ही व्यक्ति को बार बार अभियुक्त नहीं बिना बनाया जा सकता, मगर फिर भी यहाँ पे ईडी, आईटी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसीबी सब इसमें जांच कर रही है। तो ये दिखता है कि किस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है। अरे हम तो बात करते हैं कि अगर आपको जांच करनी है, देखिए खुशी जी, ये जांच अगर इनको करनी है ना, ईडी हो, ईओडब्ल्यू, एसीबी, जिसको भी करनी है, इसको थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा। ये रमन सिंह की जो तीसरा कार्यकाल था उस समय लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इनके समय में 2012-13 की बात है, शराब में अगर नीति किसने बदली, शराब में नीति जो पुरानी नीति थी, 100 साल से पुरानी नीति, उसमें अगर किसने बदलाव किया, सरकारीकरण किया, तो रमन सिंह जी ने किया था, वो मुख्यमंत्री थे। और उसके अंदर IMFL, इंडियन मेड फॉर फॉरेन, लिख करके मापदंडों को अनदेखा करते हुए इन्होंने 2012-13 और 13-14, 14-15, 16-17 50% और 60% तक मुनाफा दिया। देना पड़ता है, ठीक है, देना पड़ता है, जो खुदरा रिटेलर्स उनको मुनाफा देना पड़ता है। मगर हमने क्या किया, हमने उस मुनाफा को कम किया, हमने उसको 10% किया। ये 50-60% दे तो ठीक है, हमने उस मुनाफा को कम किया, 10% किया, तो वो खराब हो गया। इसी से देख लीजिए, और इसकी वजह से 4400 करोड़ का नुकसान हुआ था। इन्होंने शराब नीति में बदलाव किया तो 3900 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ प्रदेश सरकार को। हमने वही नीति को सख्ती से लागू कराया तो लगभग 6000 करोड़ का पहले साल में 2019-20 में फायदा हुआ, प्रदेश की राजस्व में बढ़ोतरी हुई। तो ये दिखा कि किसने क्या किया। और इनके घोटाले के समुंदर राम सिंह 9 साल तक उसको समय वृद्धि मिलती रही, नौकरी में वृद्धि मिलती रही, और जब हमारी सरकार बनती है फरार होता है, 2 साल तक जेल में रहता है। तो इनके समय का 4400 करोड़ का जो घोटाला था, उसकी फाइल कहां है, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही, उसकी ईडी जांच क्यों नहीं करी? अगर आपको करना शराब जो मामला है, वहां किसने नीति बदली, नियम किसने बदले? ये रमन सिंह की सरकार के समय बदलेंगे। उस समय की सरकार ने इस पे काम किया, और उस समय की कैबिनेट में प्रेम प्रकाश पांडे जी ने बोला कि जो 1500 करोड़ हर किसी के पास जा रहे हैं, वो किसके पास जाएंगे? जो राजस्व नहीं वो हमारे पॉकेट में आ रहा है, किसके पॉकेट में जाएंगे? प्रेम प्रकाश पांडे जी ने। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते, फिर लौटूंगी मैं आपके पास सत्यप्रकाश जी। पहले इसका जवाब ले देती हूँ प्रमोद जी से। प्रमोद जी, देखिए कांग्रेस का इस बार भी जो भी जांच होगी, खैर हालांकि उनका कहना यही रहता है, एक बार फिर से यही कहना है कि ईडी, आईटी, सीबीआई भाजपा के 3 जमाई है। अब इन जमाइयों को आप कठपुतली पर नचाकर सीधा कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। अपने जिन घोटालों की बात हो रही है, कथित घोटालों की, उन पर आपको जांच नहीं करनी है, सीधे बस कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हमारे अभी सत्यप्रकाश जी की मैं बात सुन रहा था,
और स्वाभाविक बात है, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, अपने पार्टी के सीट के बारे में बात करेंगे, अपने पार्टी के बात करेंगे। लेकिन मैं खुशी जी आपको बताना कि छत्तीसगढ़ में ये जो शराब घोटाला है, ये छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा घोटाला है और एक कलंकित करने का कार्य है सरकार के द्वारा। और हमारे साथी भी नीति की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। नियम को देखिए, घोटाला का कितना प्रायोगिक तरीके से किया गया। 2020 में 10A/10B को नियम को स्थगित करके, नियम को परिवर्तन करके बेवरेज कारपोरेशन जो शराब की सप्लाई दुकानों में करते थे, नियम को बदल के सीधे कंपनी से दुकान में ले जाने के बदले पहले, और एक सिंडिकेट बना के जिसमें अनवर जी थे, इसके मुख्य कर्ता धर्ता AP त्रिपाठी जी थे, और अनिल टुटेजा की संरक्षण में इतना मतलब षड्यंत्र के तहत ऐसा प्लानिंग किया गया कि सीधे शराब दुकान से सीधे कंपनी से सीधे दुकान में आई, और वहां एक ऐसे अधिकारी जिनको होलोग्राम का ठेका दिया गया, जो योग्य भी नहीं थे, उनके लिए भी नियम बदला गया सरकार के द्वारा। उनके नियम बदले, उस अधिकारी को नकली होलोग्राम बनाने का ठेका दिया गया, और सीधा 50% दुकान में, जैसे कि हर दुकान में गल्ला होता है, पेटी रखते हैं, वहां 2-2 पेटी हुआ करती थी, एक वैध शराब के लिए, एक अवैध शराब के लिए। एक छत्तीसगढ़ का एक शराबी भी, मतलब कहा जाए मदरक प्रेमी भी ये बता सकता था कि भूपेश बघेल की सरकार में यहाँ 2 तरीके सरकार भी शराब का बिक्री हो रहा है, एक वैध और एक अवैध। और हमारे साथी बोलते हैं कि फंसाया जा रहा है। बाप रे, मैं तो कहूंगा इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा षड्यंत्र हर किसी को मालूम था पूरा छत्तीसगढ़ में, और ये लोग खुलेआम ये तो 2161 करोड़ तो सिर्फ ईडी वाले सबूत के साथ पकड़े हैं। ना जाने, मैं तो कहता हूँ ये 10,000 15,000 करोड़ रुपए के ऊपर है, और ना जाने कितने सारे और अधिकारी संलिप्त थे। 22 डीओ के ऊपर आज ठीक जमानत की अर्जी लगा के रखे हुए हैं। अनवर ढेबर जी को सब स्पष्ट, अनवर ढेबर जी जो कार्य करते थे उसका 15% लेते थे। बाकी पैसा कहाँ जाता था, पार्टी फंड में जाता था कि कहाँ जाता था। हमारे कवासी लखमा जी को 50 लाख रुपए महीना मिलता है, बच्चा ठेला वाला भी बता देगा। अब 1.5 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी चलाने के लिए देते थे, ये इतना स्पष्ट है। और इसमें बोलते हैं फंसा दिया, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने का काम किया है पिछले वाली सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने। अनगिनत भ्रष्टाचार से लिप्त कलंकित करने का काम किया छत्तीसगढ़ को। और बात करते हैं ईडी फटाफट, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, जो कृत्य किए हैं उसको सजा दिला के रहेगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल जवाब मैं लूंगी सत्य प्रकाश जी से, लेकिन उससे पहले पीसी रथ जी से मामला समझ लेते। पीसी रथ जी, देखिए शराब घोटाले को लेकर पहली बार चर्चा हमारी हो भी नहीं होगी, जब तक मुझे लगता है कई बार चर्चा हुई होगी, क्योंकि बार बार जांच में कुछ एक नया पहलू निकलकर सामने आता है और उस पर सियासत मच जाती है, और कहीं ना कहीं करीब जाती है वो बातें जो अक्सर कही जा रही है। एक इशारा कहीं ना कहीं हो रहा है भूपेश बघेल जी की ओर। अब इस बार सीधे भूपेश बघेल की जो कैबिनेट थी उस पर सीधे सवाल हैं, और तमाम ये चार्जशीट जो आई है उसके बाद सियासत होना भी लाजमी है। लेकिन इसमें जो कांग्रेस आरोप लगा रही है सीधे जांच एजेंसी पर, दूसरा एक अहम सवाल ये भी है कि क्या सारे घोटाले सिर्फ कांग्रेस के? कैसे देखते हैं आप इसको? जी खुशी जी, देखिए ये पूरा मामला जो है वो एक तरह से रबर की तरह खिंचता चला जा रहा है। इसमें देखिए 3 साल से लगभग अधिक का समय हो चुका है। चार्जशीट में बार बार लोगों के नाम जोड़े जाते हैं, समय गुजरता जा रहा है, और अब जाकर के पिछले दिनों जो स्थितियां हुई थी कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अपने बेटे की जमानत के लिए वो इधर उधर कोर्ट के चक्कर लगाते देखे गए, और उसके साथ साथ ये भी चल रहा था कि कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक एक तरह से
मुद्दा बना के इसको किया जा रहा है और ये जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, इस तरह से आरोप कांग्रेस लगाती रही। अब इसमें सवाल ये उठता है कि अगर प्रदेश की जनता का जो टैक्स का पैसा है वो इसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है या किसी तरह से यहाँ आर्थिक अनियमितता हुई है, तो जनता की तो यही इच्छा रहेगी कि जो भी जांच है उसको जल्दी कंप्लीट किया जाए और दोषियों को सजा दिलाया जाए। इसमें राजनीति का ज्यादा फ्लेवर आना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है जनता की दृष्टि से। अभी जो स्थितियां हो रही है उसमें भी यही चीजें हो रही हैं। देखिए, अभी तक देश के इतिहास में किसी भी राज्य में ईओडब्ल्यू ने आज तक कभी मंत्रिमंडल को निशाना बनाया हो या आरोपी बनाया हो, इसका कोई अभी तक के तथ्य नहीं है। अब जब इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि किसी भी राज्य में ईओडब्ल्यू ने पूरे मंत्रिमंडल को काम किसी तरह से आरोपी बनाया हो, तो ये यूनिकनेस क्यों लाया गया? मुझे तो लगता है इस तरह से मंत्रिमंडल को आरोपी बनाने से भूपेश बघेल कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा चलो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पूरा मंत्रिमंडल एक साथ निपटे इस मामले से। तो ये जो देखने में आ रहा है कि क्या भाजपा इसमें कहीं पीछे है या केवल जांच एजेंसियां अपने स्तर पर कर रही हैं काम? क्योंकि अगर जांच एजेंसियां अपने स्तर पर काम कर रही है तो उनको लीगल आधार पता होंगे, उनके पास सबूत होने चाहिए जिसके आधार पर वो कोर्ट में इसको प्रूव करेंगे। गवाहियां कैसी होंगी, मंत्रिमंडल की ओर से गवाहियां किनकी होंगी, क्या सभी मंत्रियों को कोर्ट में बुलाया जाएगा, क्या सभी को आरोप पत्र दिया जाएगा? बहुत सारे कानूनी पहलू आते हैं और फिर उसमें देखिए सबसे बड़ा सवाल जो अभी उठ रहा है, सबसे बड़ी सियासत जांच एजेंसी की पारदर्शिता पर ही उठ रही है। संख्या अधिक होगी तो मामला लंबा खींचेगा। जी निश्चित, जांच एजेंसी की पारदर्शिता पर ही उठ रहा है ये सवाल। और अगर सवाल उठ रहा है तो मुझे लगता है कि अब ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी कि जो जांच में सामने आ रहा है उसे जो जांच में आ रहा है उसे सामने किया जाए, स्पष्ट किया जाए, ताकि ये पारदर्शिता पर सवाल जो उठ रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गहरा हो सकता है दिन ब दिन लगातार। जी पीसी रथ जी, चलिए शायद तो इस मामले में क्या है कि रेवेन्यू के मामले जैसे बरसों बरस चलते रहते हैं उस तरह से नहीं चल पाएगा इस मामले में, क्योंकि लोग 3 साल से वैसे ही इंतजार कर रहे हैं और शराब नीति में जो भी गड़बड़ियां हैं उसके जो भी आरोपी हैं उनको जल्दी सजा दिलाया जाए, ये जनता की मांग रहेगी, जनता की इच्छा रहेगी। और उसमें केवल राजनीतिक तौर पे अगर उठापटक होता रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों ईडी के मामलों को लेकर के सरकार को, एक तरह से एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस को भी कई मामलों में डांट लगाई है कि इस तरह से अनंत काल तक के केसेस नहीं चल सकते और चार्जशीट जल्दी प्रस्तुत करके कार्रवाई की जानी चाहिए। बार बार लोगों के नाम जोड़ें और फिर चीजों को आगे बढ़ाएं तो लिंगर ऑन करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई दोषी है तो उसे सजा दी जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। बेहतर बात आप कह रहे हैं निश्चित। सत्य प्रकाश जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। सत्य प्रकाश जी, देखिए जांच की जो इस तरह से बात की जा रही है, हालांकि जांच अब किसी भी मामले में की जा रही है, आपके सवाल तो हैं ही सही जांच एजेंसी पर, लेकिन अब सवाल यह है कि जो बीजेपी की बात की जा रही है, बीजेपी के जो आप घोटाले बता रहे हैं, अब अगर उनमें जांच की जाएगी तो जांच एजेंसियां तो यही रहेगी, फिर विश्वास कर पाएंगे जो जांच में सामने आएगा? खुशी जी देखिए, जांच एजेंसियों पे किसी को भी शंका नहीं, हमको भी शंका नहीं, हमारी पार्टी के किसी एक छोटे से कार्यकर्ता से पूछेंगे तो भी शंका नहीं है। शंका कहाँ है? जांच की प्रक्रिया पे, जांच करने की प्रक्रिया पे। जो अधिकारी है उनको कठपुतली की तरह क्यों नचाया जा रहा है? उनको सिर्फ ये क्यों देखा जाता है कि भाई हमारी पार्टी के हैं या हमारी पार्टी में आ गए हैं, हमारी पार्टी उसका समर्थन कर रहे हैं, वहां नहीं जानी चाहिए। छगन भुजबल की फाइल गुम जाती है, नारायण राणे की पूरी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाती है, अशोक चौहान की लगा दी जाती है। तो मामला ये है, अगर हिमंता बिस्वा की इतनी मोटी किताब लेके बैठते हैं, उसका मुख्यमंत्री पद मिल जाता है तो खत्म हो जाती है। वो वीडियो हर किसी ने देखा अमित शाह जी का, छोड़िए वो बात। तो ये इस पे आशंका होती है। आप निष्पक्ष जांच कीजिए, अगर कोई दोषी है, हमारे यहाँ भी कोई दोषी है, कार्रवाई कीजिए, जेल में डाल दीजिए, मगर निष्पक्ष कीजिए। अगर इधर भूपेश बघेल जी हमारे किसी भी मंत्री या पूर्व मंत्री पे कार्रवाई करते तो आप इधर भी कीजिए, चिंतामणि महाराज पे भी कीजिए, हिमंता बिस्वा पे भी कीजिए, नारायण राणे पे भी कीजिए, छगन भुजबल पे भी कीजिए। बात यहाँ उठ रही है। और एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए, और एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, कथा का जो अमृतकाल चलो तो 25 में से 23 नेता इनकी पार्टी या गठबंधन में शामिल हो गए, तो केस सब बंद हो गए। ये इनका सरकारी आंकड़ा खुद बताता है। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और एक चीज बोलना चाहूंगा, प्रमोद शर्मा जी जितनी बातें की, देखिए प्रमोद शर्मा जी 2020-21 में कहाँ थे इनको ही मालूम होगा। अभी ये नए इनको पद मिला है, नए गए हैं, तो
तो इनको शायद आंकड़ा या जो बोले ने गलत दे दी, इनको अभी खुद को प्रमाणित करना है, वहां पे तो ये आरोप लगाएंगे। मगर प्रमोद जी, आपको जो दिया गया है ना आपके कार्यालय के तरफ, थोड़ा गलत दे दिया। हमारे समय कोई नीति नहीं बदली गई। आपके अभी विष्णु देसाई में 3 बार नीति बदली गई। FL10, FL10B, उसको कहीं ना कहीं कैंसिल, उसमें लाइसेंस दिए गए 22, उसको कहीं ना कहीं कैंसिल करके सीधे निर्माताओं से खरीदी आप कर रहे हैं। ये आपने बदलाव किया अभी विष्णु देसाई की सरकार में। और यही आरोप दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ था, जिसमें आरोप लगा था, उसमें भी यही था, सीधे निर्माताओं से खरीदी। वहां पे ईडी जांच करती है। और वहां जो पूर्व मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनके साथ क्या हुआ, 2 साल तक जेल में रहे, बाहर आए, कोई सबूत नहीं है। तो ये दिखता है कि ईडी क्या कार्रवाई करती है। और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, 40 अधिकारी कर्मचारियों पर आरोप लगता है, FIR में नाम है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? आप सिर्फ एक व्यक्ति या कांग्रेस सरकार या कांग्रेस कैबिनेट मंत्री के पीछे पड़ जाते हैं। कर्मचारी अधिकारी जो भी, उनकी तो एक बार गिरफ्तार नहीं है। पप्पू बंसल जो खुद भगोड़ा है, मगर उसके कहने पे किसी थर्ड व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको जेल में डाल के रखते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, मगर पप्पू बंसल अभी तक सरकारी गवाह घोषित नहीं हुआ, समय की कमी में जवाब ले लेती हूं, उसकी जवाब ले क्यों नहीं लेती हूं होती? तो ये दिखता है ना कि आप कहीं ना कहीं कांग्रेस को टारगेट करते हैं, कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पूर्व सरकारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ईडी अगर कार्रवाई कर रही है तो मैं तो बार बार बोला, सिर्फ यही की मैं बात कर लेता हूँ। आरक्षक भर्ती घोटाला का जांच करवा लीजिए आप, चिंतामणि महाराज जी का जो फाइल है उसकी भी जांच करा लीजिए आप। ठीक है, सवाल वो भी है, सत्यप्रकाश जी की जांच होगी तो विश्वास होगा। चलिए ठीक है, प्रमोद जी से जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है। प्रमोद जी, मैं ऐसे करके जाऊंगा। तो हमारे अभी सत्यप्रकाश भाई जी बोल रहे थे पप्पू बंसल का जो नाम ले रहे थे, आप थोड़ा सा पूछिए पप्पू बंसल जी किसके करीबी थे पहले। और जब बोल रहे हमारे साथी कि हमारे कांग्रेस वाले पर कार्रवाई हो रही है बस मात्र, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भूपेश बघेल के करीबियों के ऊपर ही कार्रवाई क्यों, सिर्फ उन्हीं के ऊपर बस क्यों हो रहा है, बाकी लोगों पर काहे नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके पूरे सूत्रधार भूपेश बघेल जी थे, ये आप भी जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता हैं और बहुत कांग्रेस पार्टी के मंत्री रहे, उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हुआ। सिर्फ भूपेश बघेल के करीबियों पर कार्रवाई काहे हो रहा है? क्योंकि ऐसा षड्यंत्र रचा कि ये जो संरक्षण प्राप्त था, ये सीधा भूपेश बघेल के संरक्षण में ही हुआ। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये आरोप भी लगा रहा हूं, और इसमें ऊपर से ही संरक्षण दिया गया था। इसलिए अधिकारी इतना बड़े कांड करने के लिए, इतना बड़ा घोटाला करने के लिए हिम्मत जुटा पाए। अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी जी अंदर है, आपके आधिकारिक बात के अनिल टुटेजा जी वो अंदर है, आपके अनवर ढेबर जी अंदर है। अभी बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई होगी, और ईडी की कार्रवाई कोई गली के चौराहे से पकड़ा हुआ कोई चोर नहीं पकड़ के अंदर कर देंगे। पूरे सबूतों के साथ, एक एक सबूतों के साथ इकट्ठा करके ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। इसे राजनीति से ईडी को कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी से ये मिथ्या आरोप है, और जो कृत्य करेगा उनके ऊपर सजा होगी। अब देखिए, ठीक है, चलिए बिल्कुल नियम की बात कर रहे थे। अब नकली होलोग्राम का जिसको ठेका दिया गया था, उसका नियम, उनको ठेका देने के नियम में परिवर्तन किया गया था कि नहीं किया था? आप इस बार चेक कर लीजिएगा। बेवरेज कॉर्पोरेशन जो शराब की खरीदी करती थी, वो सीधे कंपनी से दुकान में लाना, नकली होलोग्राम लगा के उनको बेचना। ठीक है, मुझे लगता है ये जो मामला है, मुझे लगता है इस पर सियासत अभी और भी होगी, चर्चा में और भी बैठेंगे निश्चित तौर पर, जिस तरह से मामला उठ रहा है। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है, आपकी बातें मैंने सुनी है। फिलहाल समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी है। एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं पीसी रथ जी से। कम हुई, अरे होगी कम, आधा बिना रिकॉर्ड के शराब को बेचे जा रहे हो। पीसी रथ जी, राजनीति में एजेंसियों का उपयोग, जांच एजेंसियों का उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन एक मुझे लग रहा है कि अब डाउट कम से कम हो जाएगा। बार बार जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जांच एजेंसियों की पारदर्शिता पर, तो जनता के बीच ये क्या संदेश जाएगा? देखिए, जांच एजेंसी, ठीक है, पीसी रथ जी से सवाल है मेरा। जी, जो जांच एजेंसियां हैं और जो यहाँ तक के जी जो यहाँ तक के जो फाइल सबमिट हुई है, जिस तरह से चार्जशीट में बार बार नाम जोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर के संदेह होना स्वाभाविक है। और हमारा तो ये मानना है, जनचर्चा ये है कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो उसको कानूनी कार्यवाही जल्दी कंप्लीट करनी चाहिए, कोर्ट में मामला सारे सबूतों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि कोई भी मामला अगर लंबे समय तक चलेगा तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ उठाने की स्थिति देखी जाएगी। तो अभी सबसे बेहतर तो यही होगा कि सरकार 2 साल हो चुका है छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को, और केंद्र में तो 11-12 साल से मोदी जी की ही सरकार है। तो सारी एजेंसियां उनके इशारे पर काम कर ही रही हैं और उनके अंतर्गत ही काम कर रही हैं, चाहे केंद्र की एजेंसियां हो चाहे राज्य की एजेंसियां हो। और राज्य की एजेंसी जो है वो सीधे EOW जो है वो
राज्य सरकार के ही मार्गदर्शन में काम करती है, तो उसको जांच में क्या देरी होगी? उसको किसी भी तरह से उसको देरी होने का सवाल ही नहीं उठता। कोई रोड़े अटकाएगा, कोई बदलेगा रिपोर्ट, ऐसा तो कुछ है नहीं। अधिकारियों के तबादले भी सरकार के हाथ में है। तो जल्दी से जल्दी सरकारें उन्हें मामला बदलती रहती है, कोर्ट में लेकिन रखना जांच चाहिए, सारी एजेंसियों पर चीजें रखनी बार-बार चाहिए सवाल और करना मुझे नतीजे लगता है तक कि पहुंचना शायद ये चाहिए। लाजमी, निश्चित तौर पर शायद ये लाजमी ना हो फिलहाल, क्योंकि समय की कमी है। और शराब घोटाला तो एक ऐसे घोटाले को लेकर जो बात कही जा रही है, कथित घोटाला, इसको लेकर चर्चा लगातार मुझे लगता है कि होती रहेगी और भी मौके मिलेंगे जब जांच में कुछ और सामने आएगा। फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, शराब घोटाले की जांच की आंच एक बार फिर से सामने है और सवालों के घेरे में कांग्रेस है। कांग्रेस के अपने सवाल है बीजेपी के लिए, लगातार जांच एजेंसियों को भी सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी ये जांच कहां तक पहुंचेगी और इस पर सियासत और कितनी बढ़ेगी। फिलहाल गोहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।